सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी सुनील का स्वागत करता हूं और इनका एक औपचारिक स्वागत करने के लिए हमारी जो मैनेजमेंट के प्रमुख हैं विवेक तिवारी, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और एक बुके देके उनका स्वागत करें। ये सेशन इसलिए रखा जाता है कि जो क्लास में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उत्तर लिखना, वो सब अभ्यास करना, उसका अपना महत्व है, लेकिन आप ही के बीच में से जो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को करते हुए, स्ट्रगल्स करते हुए सफल हो जाता है, उसके पास अनुभव से जो अर्जित ज्ञान है, जो समझ है, जो विवेक है, उसकी अपनी महत्ता है, अलग ही महत्व है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो वही व्यक्ति आपको बता पाएगा जिसने खुद उन चीज़ों को अपने ऊपर झेला हो। और सुनील ऐसे लोगों में हैं जिनके साथ मेरा अच्छा खासा ताल्लुक है, कम से कम 4-5 साल से हम लोग परिचित हैं और स्ट्रगल के हम साथी हैं, गाढ़े के साथी हैं, एक संघर्ष यात्रा के सहपथिक हैं। इनका संघर्ष इनका भी था, मेरा भी था और हम सबका भी था, और इसलिए इनकी सफलता भी सिर्फ इनकी नहीं है, हम सबकी है, आपकी भी है, क्योंकि इससे जो उत्साह आपको मिला होगा उसकी भी तो अपनी कीमत है। अभी इन्होंने अपना जो व्हाट्सएप डीपी लगा रखा है, डीपी नहीं स्टेटस जो लगा रखा है, वो मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो मैंने कल देखा कि अभी ये स्टेटस लगाया हुआ है, तो मुझे लगा कि कितना सही स्टेटस है। सही बात है, किसी किसी का रिजल्ट केवल उसकी नियति नहीं बदलता, बल्कि एक पूरे समाज की सूरत बदलता है। और सुनील को लेकर 2-4 बातें मैं आपको शुरू में बताऊंगा। जो बच्चे बाकी क्लासरूम्स में बैठे हैं, अभी बहुत सारे क्लासरूम्स में बच्चे बैठ के सेमिनार देख रहे हैं, तो सुनील ने मुझे वायदा किया कि वो इस सेमिनार के बाद हर क्लासरूम में जाएंगे, सब बच्चों से 5-5, 10-10 मिनट मिलेंगे, तो बाकी बच्चे भी वहीं रहें सेमिनार के बाद और वो सबसे मिलें। और आज तो सेल्फी वेल्फी आप लोग इतना खिंचवाएंगे इनके साथ कि याद है ना, इतिहास बन जाना चाहिए। सुनील का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं ताकि आप जब बात करें तो आपको आइडिया हो। ये राजस्थान से हैं, जयपुर जिले में ही, जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोटपुतली के पास एक गांव है, वहां से हैं, जयसिंहपुरा से। एक ऐसे परिवार से जहां वंचन हर तरह का किसने झेला हो, आर्थिक भी झेला हो। इनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, माँ गृहिणी हैं, खेती का काम करती हैं और नरेगा में मजदूरी भी करती रही हैं कभी कभी। तो एक बड़ा परिवार जिसने खूब स्ट्रगल किया, सामाजिक संघर्ष भी किया। ये समाज के उस हिस्से से हैं जिसको हम दलित समाज कहते हैं, और उस हिस्से से होते हुए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। आप कुछ भी करते हैं तो समाज के लोग चुनौती के रूप में देखते हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से आपका समर्थन नहीं कर पाते। कई बार कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, भाव बहुत कुछ कह देते हैं, और वो कई बार आत्मविश्वास तोड़ने के लिए काफी होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी किस्म के, तो ये उन बच्चों में से हैं। अधिकांश हैं जो समाज और समय की चुनौतियों को नहीं झेल पाते, ढल जाते हैं। कुछ हैं कि बदल जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। तो सारा सारा अंतर यही होता है कि आप ढलने वालों में हैं या बदलने वालों में हैं, क्योंकि आपको ढालने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां लगातार तैयार खड़ी। आप उन सारी परिस्थितियों से टकराते रहें, जूझते रहें, भिड़ते रहें, उनको हरा दें, तो फिर आप बदलने वालों की कतार में शामिल होते हैं, जो कि आसान नहीं होता है, मुश्किल काम होता है। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई के दम पर बीटेक में एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में, सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ पढ़ाई की। आना यूपीएससी में था, तब इनका भूगोल विषय से तैयारी करने का बहुत मन था, तो इन्होंने जेएनयू में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लिया, जिसका मूल भाव ये था कि एक अच्छे माहौल में रहना और साथ में तैयारी करते रहना। तैयारी की, ये बात 2017 से 19 की है। 18 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसके बाद से इनकी सफलता की यात्रा शुरू हो गई। जब ये पहला इंटरव्यू दे रहे थे तब मेरा पहली बार इनसे मिलना हुआ। जेएनयू में रहते थे, वहीं से यहाँ आते थे, इंटरव्यू के समय हमारी कुछ मुलाकातें हुई और सिलेक्ट हो गए उसी अटेम्प्ट में। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस इनको मिली। अभी तो रेलवे की सर्विसेज को मर्ज करके एक सर्विस में कन्वर्ट कर दिया है, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले रेलवे की सर्विसेज मतलब 4 सिविल सर्विसेज में थी, बाकी आईईएस में भी होती थी, अब उन सबको मर्ज करके कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सर्विसेज सबको लेके आए। तो पहली बार में आपका सिलेक्शन अच्छा तो लगता ही है, पर तब ये भी लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इसका मतलब कुछ और अच्छा हो सकता है। अब बीच में से आर हटाने का मन था इनका, तो आईआरएएस में से आर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, वो हटे तो आईएएस हो, तो उसके लिए रैंक बहुत अच्छा चाहिए था। अगली बार फिर परीक्षा दी और फिर उससे बढ़ के आईपीएस में आ गए। लेकिन फिर ये लगने लगा कि अब और आगे कैसे बढ़े। फिर मुझसे लंबी बातचीत हुई, इस बीच में कोरोना भी आ चुका था। इनके मन में ये था कि मैं वैकल्पिक विषय में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा करना चाहिए, तो हम दोनों की लंबी बात के बाद सहमति बनी कि हिंदी साहित्य पर ट्राई करें। इन्होंने फिर ऑनलाइन क्लास के थ्रू उसको पढ़ा, बहुत जल्दी जल्दी दिन में 2-2 क्लास करके पढ़ा, कुछ आंसर लिख के दिखाए और बहुत ही शानदार आंसर लिखे। केवल 3 महीने में कैसे आप पूरे विषय की चटनी बना सकते हैं, उसका अचार निकाल सकते हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। इतने कम समय में इंटरलिंकिंग करते हुए चीज़ों को पढ़ना, साइंटिफिक तरीके से नोट्स बनाना, वो इनके स्किल है। वो जीएस की क्लासेस भी ऑनलाइन देख रहे थे उस समय, हिंदी साहित्य भी देख रहे थे, और हम लोग लगातार संपर्क में रहते ही थे। तब ये आईपीएस हो गए थे और ट्रेनिंग में जा चुके थे। फिर ये हुआ कि अब आईपीएस हो गए तो और आगे बढ़े, फिर कोशिश की। अब संयोग कई बार क्या होता है कि कहीं नंबर बढ़ते हैं, कहीं नंबर कम हो जाते हैं। इंटरव्यू नंबर पहले ज़्यादा थे, फिर कम हो गए, तो अगली बार भी आईपीएस ही मिल पाया। इस साल इन्होंने मन बना रखा था कि अब मतलब जैसे होता है ना कि अब करो या मरो वाली हालत हो गई है कि इस बार करना है, क्योंकि करियर तो खत्म हो रहा है ना, नौकरी में आप
2 साल सीनियर हो चुके हैं। तो इस साल पूरी ताकत से हैदराबाद एकेडमी में रहते हुए तैयारी की। लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है ही, उसमें कोई दुविधा किसी तरह की थी भी नहीं। खूब बढ़िया लिखा। और जिस दिन हिंदी साहित्य का पेपर हुआ तो शाम को फ़ोन मेरे पास आया, और सर इस बार सारा कुछ इतना बढ़िया हुआ, निबंध, जीएस सारे पेपर्स, हिंदी पेपर 1 सब शानदार हुआ। पेपर 2 में सर अभी पता लगा कि 3 व्याख्याएँ गलत हो गई। 3 व्याख्या का मतलब 30 नंबर का गलत हो गया। तो बोले सर अब क्या होगा? पता तो मुझे भी नहीं था क्या होगा। मुझे क्या पता क्या होगा इसके बाद, अब मैं क्या बोलूँ क्या होगा? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अच्छी बात है कि इनकी व्याख्याएँ प्रश्न नंबर 5 में गलत हुई, प्रश्न 1 में सारी ठीक हो गई। ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर अगर देखता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे आंसर लिख रहा है और बाद में 2-3 गलतियाँ हों, तो वो उतना दंड देता नहीं है, कुछ नंबर दे देता है। और शुरू में हो तो सीधे काटता है, ज़ीरो करता है उसको। तो मैंने कहा देखो यार, दोनों बातें हो सकती हैं, कभी-कभी एग्जाम में बहुत नाराज़ किस्म के लोग होते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर आपकी व्याख्या अच्छी है, केवल संदर्भ गलत है, प्रसंग गलत है, तो ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैं। ये मैंने इसलिए भी कहा कि अब दुखी होने से होगा क्या? जो गलती हो गई वो तो हो गई, अब इसमें कोई क्या कर सकता है? और उसके बाद फिर रिजल्ट आने तक इन्होंने पूरे समाज को तबाह करके रखा। जब जिससे बात करें, सब 3 व्याख्याएँ गलत हो गई। ये एक परसों बता रहे थे मुझे कि मैंने अपनी पत्नी को तबाह कर दिया 3 महीने में, रोज़ बोल-बोल के 3 व्याख्याएँ गलत हो गई। उसको भी याद हो गया 3 व्याख्याएँ गलत हो गई हैं। क्यों क्योंकि पूरा इतना अच्छा अटेम्प्ट किसी का हो और एक पॉइंट पे लगे कि पूरा एक साल हाथ से निकल गया। तो खराब तो लगता ही है किसी को भी, तनाव होता ही है। खैर फिर मेंस हुआ, मेंस तो होना ही था, मेंस में तो कोई दुविधा थी भी नहीं। फिर इंटरव्यू, इस बार इंटरव्यू में ये हैदराबाद से नहीं आ पा रहे थे, फाइनली इंटरव्यू से 1 दिन पहले ज़ूम पे हम लोगों ने एक सेशन किया और जो-जो इनको डाउट्स थे वो सब डिस्कस किए। इंटरव्यू अच्छा हुआ और इंटरव्यू में जैसे पहले कन्वीनर को अच्छे नंबर मिले थे, इस बार फिर से वैसे नंबर मिले। उसने हिंदी साहित्य की 3 व्याख्याओं की भरपाई कर दी। 268 नंबर हिंदी साहित्य में है, वरना शायद कह सकते हैं 275 से 285 के बीच में कहीं नंबर होने चाहिए थे। तो फिर रिजल्ट का दिन आ गया। रिजल्ट के दिन भी एक रात पहले भी गीत गा रहे थे, 3 व्याख्याएँ गलत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका सिलेक्शन होना है तो फिर हो ही जाना है। फिर कितनी बाधाएँ हों, कुछ भी हो, तब हो ही जाना है। और नहीं होना तो आप कितना भी 30 मार्क का अटेम्प्ट दे लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं पाएँगे कि ये गलती कहाँ से हो गई। तो खैर रिजल्ट आया, 22वां रैंक आया, जो कि जितनी ज़रूरत इनको थी उतनी हिंदी माध्यम को भी ज़रूरत थी उस रैंक की। और रवि और ये अच्छे दोस्त हैं, रवि का 18वां रैंक आया। रवि ने इस बार मुझसे जब कुछ कॉपीज़ चेक करवाई मेन से एकदम पहले, तो उसने मुझसे पूछा सर क्या लगता है? और एक और सिविल सर्वेंट था, उसने पूछा। मैंने कहा मैं कहने से बचता हूँ, लेकिन मेरी समझ से पूछोगे तो पहले 10-20 रैंक पे होना ही चाहिए, कोई वजह नहीं है कि ना हो। इनको लेके पिछले साल जयपुर में एक सेमिनार था, तो ये वहाँ थे, मैं भी वहाँ था। वो हमने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। ये पिछले साल की बात है, 2020 के अटेम्प्ट के रिजल्ट से पहले की बात है। तो बच्चों को मैंने कहा कि देखो आपके सामने जो हैं हमारे मित्र सुनील, मैं भी ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता हूँ, पर मेरा ख्याल है कि इस बार के रिजल्ट में ये प्रॉपर आईएएस में होंगे और बहुत शानदार रैंक होगा इनका। अपलोड इसलिए नहीं किया कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर लोग हँसी भी तो करते हैं उसके बाद। तो वो अपलोड नहीं किया। पिछले साल दुर्भाग्य से प्रॉपर आईएएस हुए भी नहीं, इंटरव्यू में नंबर कम रह गए थे। लेकिन इस साल जब हो गया तो ये बोले कि सर अब अपलोड करवा दीजिए उसमें। मैंने कहा अब नहीं करवाएँगे भई, तो पुरानी बात हो गई। अब नई बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, नई बात करने का ज़्यादा महत्व है। आईपीएस होने के बाद जब इनका विवाह हुआ, आपको पता है कि हमारे समाज में कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप दलित समाज से हों और शादी में घोड़ी पे चढ़ना चाहें, तो ठीक-ठाक तनाव हो जाता है समाज को। वो इन्होंने भी झेला। और ये आईपीएस होने की बात है, उसके बाद की बात है। वो ठीक है, मैनेज हुआ और इसकी ठीक-ठाक सिक्योरिटी के तहत विवाह हुआ। जो बताता है कि हमें समाज के तौर पर अभी कितना बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को कितना ठीक से समझने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे अनुभव लेके जब कोई सर्विस में जाता है, तो उसकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है, उसकी इच्छा भी होती है कि वो उन चीज़ों को ठीक करे। सिर्फ़ हंगामा ना हो, सूरत बदलनी चाहिए, ये इच्छा भी होती है। और मेरा अनुमान है कि जब सुनील इस तरह के सामाजिक अनुभवों को लेके सेवा में जाएँगे, तो जहाँ-जहाँ काम करेंगे वहाँ सूरत बदलेगी, ठीक-ठाक बदलेगी। हिंदी माध्यम में एक दौर था जब बहुत अच्छे रैंक मिलते ही थे। कल ही मेरी एक पुराने मित्र से बात हुई जो 2001 में 15वें रैंक पे हिंदी माध्यम से थे, अभी इन्हीं के राज्य में राजस्थान में सेक्रेटरी रैंक पे काम करते हैं, बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। फिर 5वां रैंक भी आया, 8वां भी, 10वां भी, फिर तीसरा रैंक भी आया, छठा, 7वां पहले आ चुका था, 9वां, 11वां, 13वां, 12वां सभी रैंक आए। फिर नए पाठ्यक्रम में भी 13वां रैंक निशान पे आया ही। लेकिन पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से चीज़ें कमज़ोर चल रही थी और एक जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, साहस है, वो कहीं न कहीं टूट रहा था। आपका भी, मेरा भी, सबका ही टूट रहा था। इस साल चीज़ें ठीक हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आत्मविश्वास के बाद जब आप लोग उतरेंगे अपने अस्त्रों-शस्त्रों के साथ, तो चीज़ें और बेहतर होंगी। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक़्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो क्या पता क्या पता उस नए दौर की शुरुआत का आगाज़ सुनील से हुआ हो और आप उसे दौर बना सकें, ये शुभकामनाएँ मैं आपको दूँगा। इस तरह के सेमिनार्स में परंपरा ये है कि मैं साथ में बैठता नहीं हूँ, ताकि जो व्यक्ति आएँ आपसे सहज होके बात करें, इस दबाव में ना करें कि साथ में मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं अभी आपसे विदा लूँगा।